आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसके बारे में दुनिया अक्सर बात नहीं करती थी। एक ऐसा देश जो हिमालय की गोद में बसा है, अपनी सांस्कृतिक शांति और आस्था के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जो सदियों से ये देश एक हिंदू राजशाही के तहत रहा। लोग शांत जीवन जीते थे, उनकी परंपराएं अटूट थी। लेकिन सन 2008 में जब 239 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई तो लोगों को लगा कि अब एक नया सवेरा आएगा। लेकिन जो आया वो था राजनीतिक अस्थिरता। सिर्फ 17 सालों में इस देश में 14 सरकारें आईं और गईं। कोई भी सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और इस राजनीतिक नौटंकी का सबसे बड़ा खामियाजा भुगता वहां के आम लोगों ने, खासकर नेपाल के युवाओं ने। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा देश जहां की सालाना आय प्रति व्यक्ति $1400 हो और हर दिन हजारों युवा बेरोजगार व रोजगार की तलाश में विदेश जा रहे हों, जहां 20% युवा बेरोजगार हों, जहां महंगाई आसमान छू रही हो, और फिर इस सबके बीच सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आग में घी का काम किया, जिन्होंने देश के 26 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया। अब लोग गुस्से में थे। उनका गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नहीं था, बल्कि वो सालों से जमा हो रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और निराशा के खिलाफ। यही गुस्सा 8 और 9 सितंबर सन 2025 को काठमांडू की सड़कों पर फूटा। हजारों युवा जिनके हाथों में राष्ट्रीय झंडे थे सड़कों पर उतर आए। उनके नारों में सिर्फ यही था, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं। लेकिन जल्द ही ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस ने गोलियां चलाई और कई युवा मारे गए। खून से सनी सड़कें, जलते हुए घर और हवा में घूमती गोलियों की आवाज। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये नेपाल की हकीकत थी। इस हिंसा के बीच एक नारा गूंजा जो इतिहास में दर्ज हो गया, राजा आओ देश बचाओ। आखिर क्यों लोग जिन्होंने सन 2006 में राजशाही को हटाया था अब उसी राजशाही को वापस बुला रहे हैं? क्या लोकतंत्र पूरी तरह से फेल हो गया? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि कैसे एक देश का राजनीतिक संकट, लोगों के गुस्से और एक सोशल मीडिया बैन ने एक हिंसक क्रांति को जन्म दिया। तो हम जानेंगे कि 8 और 9 सितंबर को क्या हुआ था और इसका अंजाम क्या हुआ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं बबलू सिंह, आप देख रहे हैं हमारा दर्पण। दर्पण में आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के जिंजी क्रांति के बारे में। नेपाल सदियों से धर्मनिरपेक्ष, हिमालयी परंपराओं और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। लेकिन सन 2008 में राजशाही समाप्ति के बाद से देश लगातार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। 1951 में प्रजा के आंदोलन से राणा राज खत्म हुआ और बहुदलीय लोकतंत्र आया। 1961 में राजा महेंद्र ने राजनीतिक दलों पर रोक लगाकर एक केंद्रित पंचायती व्यवस्था लागू की, जिससे 1990 में हुए जन आंदोलन ने बहुदलीय लोकतंत्र बहाल कराकर समाप्त किया। 1996 में नेपाल की माओवादी पार्टी ने शाही संसदीय व्यवस्था को हटाकर गणतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के लिए हथियारबंद संघर्ष शुरू किया। यह लगभग 10 साल चला और 17,000 से अधिक लोग इस गृह युद्ध में मारे गए। सन 2006 में हुए बड़े जन आंदोलन के बाद सन 2008 में नेपाल ने 239 वर्षों से चली आ रही राजशाही समाप्त करके नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। सन 2015 में नया संविधान लागू हुआ, जिसमें नेपाल को धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के रूप में स्थापित किया गया। इन परिवर्तनों के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य स्थिर नहीं हो पाया। सन 2008 के बाद से नेपाल में अब तक 14 सरकारें बन चुकी हैं, लेकिन कोई भी अपना पूरा 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। वर्षों से राजनीतिक सत्ता और सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग जोर शोर से होता रहा। बड़े राजनीतिक परिवारों के बच्चे विदेशों में आरामदायक जीवन बिताते हैं, उन्हें नेपोकिड्स कहा जाता है, जबकि आम युवा का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता। भ्रष्टाचार और पारिवारिक प्रभाव के खिलाफ लोगों में गहरा रोष है। नेपाल के प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगभग $1400 यानी 1,01,000 ही है।
युवा बेरोजगारी दर 20% के आसपास है और रोजगार के अभाव में हर दिन हजारों युवा विदेश में नौकरी की तलाश में जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था में सैनिकों द्वारा भेजी जाने वाली रकम का हिस्सा 1/3 1/3 के करीब है, जो दर्शाता है कि लाखों नेपाली दिन रात विदेश में काम कर परिवार पालन को विवश है। नेपाल में महंगाई तेजी से बढ़ी है, सामान्य परिवारों की आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है और खेती बाड़ी की हालात खराब है। इससे गरीबी और ग्रामीण तबके में असंतोष गहरा गया। पिछले कई दशकों में बनी सरकारें समय पर विकास नहीं कर पाई और लगातार प्रतिस्पर्धा समीकरणों में उलझी रही। नेपाल में सन 2008 के बाद से बनी 14 सरकारें में कोई भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। राजनेता अक्सर चुनाव प्रचार में भारी वादे करके जनता को तोड़ देते हैं, जिससे लोकतंत्र पर विश्वास कम हुआ। लगभग 15% करीब 35 बिलियन नेपाली आबादी बाहर नौकरी और मुश्किलों के लिए चली गई है। ये प्रवासी मजदूर मिडिल ईस्ट, दक्षिण कोरिया, मलेशिया आदि देशों में काम करते हैं और उनसे बेजीरास देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। इससे समाज में भी विभाजन बढ़ा है। एक और विदेश से पैसे भेजे जा रहे हैं परिवार, दूसरी ओर बेरोजगार युवा। सितंबर सन 2025 की शुरुआत में सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स आदि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की। सरकार ने कहा कि इन कंपनियों ने देश में अपने प्रतिनिधि और शिकायत प्रक्रिया अधिकारी नियुक्ति नहीं किए और इसलिए सुरक्षा व अपराध नियंत्रण की दृष्टि से इन्हें अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। नेपाल में तकरीबन 90% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, इसलिए इस कदम को विशेषकर युवा वर्ग में भारी नाराजगी पैदा की। इस सोशल मीडिया प्रतिबंध को देख युवा वर्ग ने सार्वजनिक तौर पर प्रकट किया और ये सिर्फ बहाना है। असली कारण देश में बढ़ते भ्रष्टाचार और गरीब होते हालात हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने जोरदार नारों के साथ कहा, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, और सोशल मीडिया वापस खोलो। वास्तव में एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमें यह प्रतिबंध भड़का रहा है, लेकिन हम असल में सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर हैं। इन नारों में अक्सर नेपोक्रिट शब्द भी सुनने को मिला, अर्थात राजनीतिक वंशवाद के प्रतीक। युवा वर्ग ने अपने नेताओं के बच्चों की विदेशी खुशहाल जीवन शैली की तस्वीरें और भाषण सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह दिखाया कि सत्ता शक्ति के संसाधनों का दुरुपयोग कर आम जनता को धोखा दिया जा रहा है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रही जमकर शिकायतों को दबाने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि सरकार ने फरवरी सन 2024 की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत एक कदम उठाया था, लेकिन युवा वर्ग ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। सुबह 8 सितंबर को काठमांडू की सड़कों पर अजीब सी हलचल थी। हजारों छात्र, कर्मचारी और युवा सड़क पर उतर आए। हाथों में राष्ट्रीय झंडे, बैनर और प्ले कार्ड लिए ये प्रदर्शनकारी संसद भवन और आसपास इकट्ठा हुए। उनके तख्तियों पर लिखे नारों में शामिल थे, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, और सोशल मीडिया अनबैन करो। साथ ही युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ जैसे नारे भी थे। इन नारों में ये बात साफ झलक रही थी कि आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बंदी के खिलाफ नहीं था, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और बदहाल आर्थिक हालात के खिलाफ भी था। दोपहर 8 सितंबर तक प्रदर्शनकारी की संख्या में बढ़ते गए और विभिन्न वर्ग शामिल होते गए। अब न सिर्फ छात्र बल्कि किसान, मजदूर, व्यापारी और वकील भी सड़कों पर उतर आए। कई बैनर पर लिख दिखा, लोकतंत्र नहीं चाहिए, नया सिस्टम चाहिए, और एक नई एकता की आवाज उठने लगी, हम ही हैं नेपाल, हम ही हैं नेपाल। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए पानी की तोपें और लाठियां चार्ज किया, लेकिन भीड़ पीछे हटने की बजाय और उग्र होती चली गई। सुरक्षा बलों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रबर की गोलियां भी चलाई गई। कुछ प्रदर्शनकारी दल संसद परिसर की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। सरकाए गए बैरियर्स तोड़ डाले गए। शाम 8 सितंबर को स्थिति चरम पर पहुंच गई। कई प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर तक घुसने की कोशिश करने लगे।
उन्होंने एक एम्बुलेंस में आग लगाने की भी कोशिश की। पुलिस प्रशासन ने जब हाथापाई से कुछ नहीं पाया तो फायरिंग शुरू कर दी। अफवाह यह है कि गोलीबारी में कई छात्र व घायल या कातिल हुए। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि कम से कम 19 लोग दो शहर में मारे गए और सड़कों पर घायल हुए। बाद में पुष्टि हुई कि प्रदर्शन में हताहतों की संख्या 25 तक पहुंच गई और लगभग 635 लोग घायल हुए थे। काठमांडू में भयावह रक्तपात हो गया। लोग चीखते पुकारते, महिलाएं बिलखती हुई दिखी। कई लोग घायल साथियों को मौत पर तड़पता छोड़कर अस्पताल पहुंचा रहे थे और बाकी सामने बढ़ते रहे। आंसू गैस के गोले फैल रहे थे। आसमान और खून से सने कार्टून दृश्यों ने पूरे शहर को दहला दिया। रात होते होते प्रशासन ने इस क्षेत्रों में इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद कर दिए। देश भर में अफवाहें फैल गईं, लेकिन VPN और विदेशी समाचार चैनलों से भयावह खबरें बाहर आने लगी। रात 8 सितंबर देश की राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। सेना गश्त पर आ गई और राजधानी की जमी दोज कोशिश की जारी रही। स्टेशनों से उड़ानें रद्द हो गईं। कई इलाकों में दुकान बंद रहे। लोगों का मन बहुत परेशान था, लेकिन भीड़ ने हार नहीं मानी। घायल लोगों का खून भीड़ का गुस्सा और तेज कर रहा था। नेपाल के अन्य शहरों जैसे पोखरा, विराटनगर, धरान और तराई के इलाकों में भी शांतिपूर्ण विरोध तेज होकर हिंसक रूप ले रहा था। सुबह 9 सितंबर को दूसरे दिन की शुरुआत में काठमांडू की सड़कों पर अब भीड़ बढ़ रही थी। प्रदर्शन पहले छात्रों तक सीमित था, अब लगभग हर वर्ग के लोग शामिल हो चुके थे। जनता के मुख पर भय की जगह क्रोध के भाव दिखने लगे। लोगों ने हम ही नेपाल जैसी नाराजगी भरा नारा लगाया, लेकिन सबसे जोरदार आवाज थी, राजा आओ देश बचाओ। इसी नारे के जोर पर राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP के समर्थन वाली रैलियां चल रही थी, जिनका मकसद वैधता रही राजशाही को बहाल करना था। इस नारे का उत्साह तब चरम पर पहुंचा जब लोगों ने महसूस किया कि अब वर्तमान व्यवस्था में बदलाव संभव नहीं था। कयास लगाने लगे थे कि लोग शायद फिर से पहले जैसे मजबूत केंद्रीय सत्ता की तरफ लौटना चाहते हैं। लेकिन प्रदर्शन शुरू से ही छात्रों और युवा वर्ग के नेतृत्व में हुआ। उनके हाथों में रंग बिरंगे झंडे और तख्तियां थी, जिन पर अंग्रेजी नेपाली दोनों भाषाओं में नारों की तख्तियां लगी थी। प्रदर्शनकारियों ने खुद को जनरेशन का जेड कहकर पेश किया और सोशल मीडिया पर भीषण आलोचना की। ट्विटर्स के मुताबिक इन प्रदर्शनों को जन जी प्रदर्शन कहा गया, जो दिखाता है कि मुख्य रूप से ये वर्ग भ्रष्टाचार और आर्थिक अवसरों की कमी को लेकर नाराज था। भीड़ में कई छात्र यूनिफॉर्म में थे और वे गुस्से में सरकार को बंदिशों तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की चेतावनी दे रहे थे। जैसे जैसे शाम गहराई, हिंसा विकराल रूप धारण कर लिया। सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों ने नियंत्रित करने के लिए बुलडोजर जैसे प्रहार सहना पड़ा। पुलिस ने पानी की तोपों, लाठी डंडों और आंसू गैस के गोले चलाए। भीड़ ने भी पत्थरबाजी की और उस पार पुलिस ने रबर की गोलियां भौंकी। कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे, जहां सेना भी तैनात थी। एक युवा प्रदर्शनकारी ने NI न्यूज एजेंसी को बताया कि पुलिस ने आधाधुंध गोली चलाई। गोली मेरी तरफ नहीं लगी, लेकिन मेरे पीछे खड़े एक दोस्त पर लगी, उसके हाथ घायल हो गए। इस बीच राजनीतिक प्रतीक भवनों को भी नुकसान पहुंचाया गया। संसद, प्रधानमंत्री का कार्यालय और सुप्रीम कोर्ट तक आग के हवाले हो गए और कई 5 सितारा होटल सहित दफ्तर आवाज जलकर राख हो गए। 9 सितंबर की सुबह तक स्थिति काबू में दिखाई देने लगी। प्रधानमंत्री ओली ने समझ लिया कि अब संकट बदस्तूर जारी नहीं रह सकता और सेना ने पूरे काठमांडू में गश्त बढ़ा दी। ओली ने अंततः टीवी संदेश में इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि राजनीतिक समाधान के लिए वे हट रहे हैं। इलाके में तबाही का नजारा था।